हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीडिया। आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी बीपीडिया। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम ऑफ आरबीआई ग्रेड बी 2024। इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू हम डील करने वाले हैं। ये वाले जो एमसीक्यू हैं ये ऑलरेडी हम लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसी की कंटिन्यूएशन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एज वेल, राइट। आज हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को टैकल करने वाले हैं। सो माई सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू इज़ कि अगर आपने पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे अभी तक तो काइंडली वॉच दोज लेक्चर्स फर्स्ट एंड देन कम ऑन टू दिस लेक्चर। ऑल्दो दिस इज इन नॉट कंटिन्यूएशन इन दोज लेक्चर्स, ये उसकी कंटिन्यूएशन में एज सच नहीं है, बट इट विल मेक मोर सेंस टू यू। आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर होंगे, आपको हमारा तरीका पता लगेगा पढ़ने का कि हाउ डू वी प्रोसीड इन दिस लेक्चर्स, राइट। इट विल बी मोर ईजियर फॉर यू एज वेल, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। यस, बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, लेट मी रिकॉल यू। आपको प्रोटोकॉल बता दूं एक बार, वीडियो में जैसे ही आप बढ़ेंगे आगे, जैसे ही आपके सामने पहला क्वेश्चन आएगा आपको करना है वीडियो को पॉज, अपने आप क्वेश्चन को आपको करना है अटेम्प्ट, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है टू चेक वेदर योर क्वेश्चन वो आंसर वॉज करेक्ट और इनकरेक्ट। इफ़ इट वॉज करेक्ट वेल एंड गुड, इफ़ इट वॉज इनकरेक्ट तो आपको इंश्योर करना है कि भैया कहाँ गलती करी, क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक थी या फिर सिली मिस्टेक कर दी या कोई भी मिस्टेक थी, जो भी मिस्टेक थी आपको आइडेंटिफाई वहीं करना है, उसको वहीं के वहीं रेक्टिफाई करना है। होगा क्या, जब भी आप ऐसा कुछ करेंगे तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसी टाइम आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो, राइट। आप ह्यूमन बीइंग अपनी गलती सबसे ज़्यादा सीखता है, तो आपका जो फाइनल डी डे जब मेन एग्जाम होगा उस दिन आप कोई गड़बड़ नहीं कर रहे होगे, राइट। दिस इज आवर सोल ऑब्जेक्टिव, सोल मोटो, दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू टू गो फॉरवर्ड लाइक दिस इन दिस होल video, right? So now let's start our video with the first question. Which organization calculates the gross domestic product for India, right? gross GDP, GDP कौन कैलकुलेट करता है इंडिया के अंदर, किस ऑर्गेनाइजेशन को टास्क दिया हुआ है जीडीपी मेजर करने का, राइट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसकी फुल फॉर्म है क्या है, बेसिकली नेशनल इनकम मेजर करते हैं हम जीडीपी की फॉर्म में ही, राइट। अब जीडीपी होता क्या है उसको भी देखेंगे, बट पहले एक क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, दैट इज सीएसओ, देन इट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डीईए, देन एनएसएसओ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, एंड देन नन ऑफ द अबव, राइट। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बाय द वे सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ये एमएस मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन, उसके अंदर एक डिपार्टमेंट के अंदर एक ऑफिस है मोस्पी के अंडर जो कि ये काम करता है। लाइक काफ़ी सारे और भी इंडिकेटर्स है जो कि मेजर करता है, लाइक सीपीआई भी ये मेजर करता है, राइट। और भी आईआईपी, कई सारे इंडिकेटर्स हैं जो ये मेजर करता है, एंड जीडीपी इज़ वन ऑफ दोज, राइट। ओके, नाउ द रियल क्वेश्चन इज व्हाट इज जीडीपी। तो जीडीपी को अपन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है उसी समझेंगे। जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू, इट इज द मार्केट वैल्यू, राइट, यानी कि इकोनॉमी वैल्यू, मनी वैल्यू, मॉनेटरी टर्म्स में भी कह सकते हैं, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, राइट, गुड्स भी इंक्लूडेड है, सर्विसेज भी, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ गिवन टाइम पीरियड, यूजुअली एन ईयर, एक साल के अंदर। तो जीडीपी क्या है, बेसिकली जितने भी गुड्स और सर्विसेज, राइट, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि इंडिया की जो बाउंड्री है उसके अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, प्रोडक्शन चल रही है उनकी, अगर आप उनकी मार्केट वैल्यू निकालोगे, मॉनेटरी टर्म्स उनकी वैल्यू निकालोगे, इकोनॉमिक वैल्यू निकालोगे बेसिकली, और उन सबका समेशन करोगे, ऐड करोगे, तो जो वैल्यू फाइनल वैल्यू निकल के आएगी उसको आप क्या बोलोगे, दैट विल बी कॉल्ड एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है, राइट। आई होप समझ में आया होगा। और इसको कैलकुलेट कौन करता है, सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राइट। ओके, सो दिस वाज इट, आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं, तभी आई एम ट्राइंग टू टच डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आपसे क्वेश्चन अगर जैसे भी आए, यू कैन मे बी एबल टू आंसर द क्वेश्चन, दैट इज माई सोल ऑब्जेक्टिव, दैट भी मैं इतने सारे पर्सपेक्टिव टच करने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, राइट।
जीएनपी का क्या क्या पार्ट है इसमें से? ऑप्शन है आपके ए एक्सपोर्ट्स, बी मनी अर्न बाय रेजिडेंट्स अब्रॉड, सी इंपोर्ट्स, या डी ऑल ऑफ द अबव, राइट। अब जीडीपी और जीएनपी में क्या डिफरेंस होता है, अगर आपको ये पता है तो यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। वो भी वैसे नहीं पता तो डोंट वरी, बताएंगे आपको, अभी कभी देखते हैं क्या फ़र्क होता है जीडीपी और जीएनपी में, बट लेट्स सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट। ओके ओके, सो लेट्स सी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो एक्सपोर्ट्स भी काउंट होते हैं, यस इंपोर्ट्स भी होते हैं, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स तो जीडीपी में भी होते हैं, बट जीएनपी में जीडीपी प्लस व्हाट इज एडेड, इट इज बाय मनी अर्न बाय द रेजिडेंट्स अब्रॉड, दिस इज ऑल्सो एडेड, यस। सो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी ऑल ऑफ द अबव, राइट। सो व्हाट इज जीएनपी, लेट्स सी। जीएनपी इज जीडीपी प्लस income earned by Indian nationals living abroad. Indian nationals living abroad. Right, this is GNP, gross national product। यहाँ पर जो वर्ड है नेशनल, वो किसको डिनोट कर रहा है, इंडियन नेशनल्स को, जो कि बाहर रह रहे हैं। तो वो भी जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसको अगर आप जीडीपी में ऐड कर दें तो आपका क्या निकल के आता है, जीएनपी। क्लियर है? ओके, सो आई होप डेफिनेटली आपको क्लियर हुआ होगा। नहीं हुआ तो यू कैन आस्क अस इन द कमेंट सेक्शन इफ इट इज नॉट क्लियर टू यू। एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट तो आपका जीडीपी में ही काउंट हो जाता है, राइट। ओके, सी आंसर इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम? नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मेथड इनमें से कौन सा है, राइट। एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, प्रोडक्ट मेथड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। ओके, अब नेशनल इनकम मेजर करने की बात आ रही है। बाय द वे क्या पूछ रहे हैं आपसे कि जीडीपी कैलकुलेट करने का मेथड कौन कौन सा है इसमें से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी को कैलकुलेट करने का मेथड कौन कौन सा है? तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट मी टेल यू, expenditure method is also a method to calculate GDP, income method is also another way to calculate GDP, as well as product method is also a method to calculate GDP. So the correct answer to this question will be all of the above. अब methods को अगर हम देखेंगे तो इसको I will be explaining in a separate video, right? वहाँ पे आपको अलग से explain करूँगा the methods to calculate GDP, what is expenditure method, what is income method, what is the product method, right? We will deal it within a separate video, but अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि there are 3 methods to calculate GDP: expenditure method, income method, product method, right? Okay, so answer to this question will be all of the above. Next, which of the following is a limitation of the gross domestic product, right? जीडीपी की लिमिटेशन क्या क्या है इसमें से, राइट। जीडीपी की कुछ इश्यूज है, बेसिकली वो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कर रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर नहीं कर रहा। अब ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है बेसिकली कि ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट में भी क्या डिफरेंस होता है। सो ऑप्शन ए, इट फेल्स टू इंडिकेट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ नेशंस ग्रोथ। ओके, इट डजंट कंसीडर the impact of economic activities on human health and environment. Okay, it does not include the non-market transactions. Okay, या फिर D all of the above, right? And I hope अभी तक आपको करेक्ट आंसर समझ में आ गया होगा, राइट। बिकॉज डेफिनेटली आप देखेंगे जीडीपी बेसिकली सिर्फ नंबर्स की टर्म में इनकम मेजर कर रहा है कि कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए, उनकी फाइनल वैल्यू निकाली, ऐड करी, भाई इतने पैसे बन गए, इतने लाख करोड़ की इनकम बन गई, दैट्स इट। बट क्या एक्चुअली में ये ग्रोथ है, क्या एक्चुअली में यही चीज़ें होती हैं सिर्फ? बट नो, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। यू शुड सी द कंडीशन ऑफ ह्यूमन हेल्थ इन द कंट्री, एजुकेशन का लेवल देखना चाहिए आपको, राइट। इसके बाद आपको देखना चाहिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ज़रूर होती हैं। सबसे पहले सस्टेनेबिलिटी, कि भाई हम जो रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, क्या हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए हम इनफ बचा रहे हैं कि नहीं बचा रहे, कि उनके लिए कहीं कमी ना हो जाए, डिप्लीट ही ना हो जाए रिसोर्सेज, क्या हम रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्या ये सारी चीज़ें भी जीडीपी मेजर करता है? नो, नॉट एट ऑल। जीडीपी ये सिर्फ चीज़ें मेजर नहीं करता, राइट। इट डज नॉट इवन मेजर द नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ लाइक नॉन मार्केट इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिनके रिकॉर्ड नहीं होता, रिकॉर्ड के अंदर नहीं आती, राइट। तो बट वो इनफैक्ट वो जिनका रिकॉर्ड है उनसे ज़्यादा ही है नंबर में।
तो उनका तो ट्रैक ही नहीं है कोई, राइट। सो दीज का ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आर नॉट इंक्लूडेड अंडर जीडीपी। ये इश्यूज है जीडीपी के साथ, राइट। दीज आर द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस विद द जीडीपी, राइट। इनको बेसिकली क्या बोला जाता है एक तरीके से, जो पॉजिटिव एज वेल एज द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। These are not measured by GDP. Sorry, these are not measured by GDP. So the correct answer to this question, by the way, will be this is also there, this is also there, this is the correct answer, D, all of the above. अभी जो टर्म यूज करिए एक्सटर्नलिटीज, राइट, वो क्या होती है मैंने इसको अलग से एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है, यू कैन वॉच दैट, बट इफ़ यू वांट आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन ऑल्सो, बट फॉर दैट यू विल हैव टू टाइप इन द कमेंट सेक्शन कि सर वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट आर एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, ओके। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको डेफिनेटली समझ में आया होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेट वैल्यू ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीसिएशन फ्रॉम इट इज, राइट। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि अगर आप जीडीपी में से डेप्रीसिएशन को माइनस कर दें तो क्या वैल्यू निकल के आती है। सिंपल, फर्स्ट ऑप्शन है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देन नेट नेशनल प्रोडक्ट, देन डिस्पोजेबल इनकम एंड देन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, सी। सबसे सिंपल लॉजिक है, जब भी जी यहाँ पर क्या है, ग्रॉस, ओवरऑल बेसिकली, तो जब ग्रॉस वैल्यू में से आप अगर कोई डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं ना, तो हमेशा वैल्यू क्या निकल के आती है, नेट। पहली चीज़ तो ये टेक्निकल टर्म्स में बता रहा हूँ आपको मैं, ओके। बट बिफोर दैट व्हाट इज डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन होती क्या है, सी, हर एक चीज़, हर एक पर्टिकुलर वैल्यू जो प्रोडक्ट है उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है, बट विद टाइम उसकी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ टीयर एंड वियर आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने घर में पेंट कराया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पेंट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, एक साल बाद ही अगर आप देखेंगे तो उस पेंट के अंदर काफ़ी सारे आपको टीयर्स एंड वियर्स दिख जाएंगे। आपने कोई कार खरीदी, कार आपने जिस फर्स्ट डे और आपके एक साल के बाद वाले टाइम पीरियड के अंदर आपकी कार के अंदर काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, कुछ ना कुछ टीयर एंड वियर डेफिनेटली ऑटोमेटिक अपने आप पड़े पड़े भी आ जाता है। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे, इस वजह से क्या होता है, इसकी वैल्यू डेप्रीशिएट, नीचे गिरती है, इसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। तो अगर आप ग्रॉस जीडीपी में से डेप्रीसिएशन को, सॉरी, जीडीपी में से डेप्रीसिएशन को माइनस करें, मतलब ग्रॉस में डेप्रीसिएशन को माइनस करें, तो क्या निकल के आएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, राइट, यानी कि एनडीपी। तो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का, द क्वेश्चन इज, आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, sorry, so answer is A. Next, when depreciation is deducted from gross national product, right, the net value is, अब इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली आप कर जाओगे, ऑप्शन ए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन बी नेट नेशनल प्रोडक्ट, ऑप्शन सी डिस्पोजेबल इनकम, या ऑप्शन डी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अभी मैंने पहले बताया आपको कि जब ग्रॉस में से आप डेप्रीसिएशन को माइनस कर दें, ग्रॉस में से आप डेप्रीसिएशन को माइनस कर दें, क्या वैल्यू निकल के आती है, नेट। तो जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में से अगर डेप्रीसिएशन माइनस करो तो क्या निकल के आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। डन है, राइट, इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है। आई होप जरूर समझ में आया होगा आपको। ओके, नेक्स्ट, सी, आंसर इज बी। Next question is about transfer payments. So transfer payments refers to the payments that are made. Okay. अब क्वेश्चन है आपका ट्रांसफर पेमेंट्स का कि व्हाट आर ट्रांसफर पेमेंट्स। इन शॉर्ट, ट्रांसफर पेमेंट्स आर बेसिकली वन वे पेमेंट ओनली। ओके, बट एक बार क्वेश्चन देखते हैं फिर एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। ऑप्शन ए, एज कंपेंसेशन टू एम्प्लॉयज, ऑप्शन बी, विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन सी, टू वर्कर्स ऑन ट्रांसफर वन जॉब टू अनदर, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव, राइट। तो ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते हैं, बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट्स का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ट्रांसफर पेमेंट्स आर डन बेसिकली इन विच इज ओनली वन वे। मतलब नॉर्मली अगर आपको इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स देखोगे आप, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स के अंदर क्या हो रहा होता है, दीज आर ऑलवेज
टू वे, मतलब इधर बायर होगा और इधर सेलर होगा। सेलर जो है वो रुपीस दे रहा होगा, राइट, पैसों का ट्रांसफर हो रहा होगा, और बायर जो है, राइट सॉरी, बायर जो है रुपीस दे रहा होगा सेलर को, और सेलर रुपी बायर को कुछ ना कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होगा। एक हाथ से दे एक हाथ से ले वाली चीज़ होती है। बट ट्रांसफर पेमेंट्स में क्या हो रहा होगा, बेसिकली ट्रांसफर पेमेंट्स में फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है सब्सिडी की फॉर्म में सिटीजन्स को क्या देती हैं, पैसे देती हैं। तो यहाँ पर सिर्फ रुपीज़ ऐसे एक साइड जा रहे होते हैं, गुड्स या सर्विसेज भी जा रहे होंगे, बट इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता, राइट, सिर्फ पैसे जाते हैं। तो मतलब विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर पेमेंट्स दैट आर मेड विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, सी आंसर इज बी, राइट। सो बाय द वे ट्रांसफर पेमेंट्स जीडीपी का पार्ट होते हैं, तो आंसर है नो, ट्रांसफर पेमेंट जीडीपी का पार्ट नहीं होते, ट्रांसफर पेमेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम कंसीडर करते हैं, राइट। तो उस चीज़ को बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखेंगे अपन। ओके, विच सेक्टर इन द इकोनॉमी इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दैट विच सेक्टर इन द इकोनॉमी इज द लार्जेस्ट contributor to the gross national product. Option A tertiary sector, option B public sector, option C primary sector and option D secondary sector. Okay, so कौन होना चाहिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर? सर्विसेज सेक्टर बेसिकली जो है हमारे यहाँ पर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है, वो जीडीपी में भी जीएनपी में भी एज वेल, राइट। और सर्विसेज सेक्टर किस सेक्टर का पार्ट है? वो है अपने टर्शरी सेक्टर का पार्ट। तो करेक्ट आंसर है इसका tertiary sector. It is not public sector, it is not primary sector, it is not secondary sector. The correct answer is tertiary sector. Although the largest area is dedicated to primary sector, but सबसे कम contribution भी इनफैक्ट primary sector से ही आ रहा है आज की डेट में as such, right? सबसे highest किससे है? tertiary sector से, which is services sector basically. All right. So see answer is A. Next, who is known as the father of the green revolution? Right? फादर ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन किनको कहा जा रहा है? स्पेशली इंडियन की बात करेंगे, फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन क्वेश्चन है आपसे। एक वर्ल्ड वाइड भी हुई थी, उनके अलग है, बट क्वेश्चन आपसे इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर के बारे में पूछ रहा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह, या ऑप्शन डी MS स्वामीनाथन। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप सबको पता होगा। अगर नहीं भी पता तो डोंट वरी, आज के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आपने गलत नहीं करना। अगर आज के बाद दोबारा आ भी गया आपके सामने तो अब ये गलत नहीं होना चाहिए, इफ़ यू डोंट नो येट। ओके, सो करेक्ट आंसर क्या? लाल बहादुर शास्त्री नो, अम्बेडकर जी नो, मनमोहन सिंह नो, तो करेक्ट आंसर है MS स्वामीनाथन, राइट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज MS स्वामीनाथन, राइट। ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज अपोजिट टू इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन के अपोजिट कौन सी टर्म है इनमें से? राइट, इन्फ्लेशन क्या होती है? चीज़ों का महंगा होना, राइट, कंपेयर टू द मतलब राइज इन द जनरल प्राइस लेवल, राइट, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एक प्राइस लेवल का इंक्रीज होना ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका अपोजिट लॉजिकली क्या होगा कि प्राइस का डिक्रीज होना, कोई चीज़ सस्ती हो जाए। मान लो एक चीज़ 100 रुपये से 120 रुपये हो रही है एक साल के अंदर, तो वो है इन्फ्लेशन। लेकिन वही चीज़ अगर 100 रुपये से 80 रुपये की हो जाए नेक्स्ट ईयर, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस टर्म को क्या बोला जाता है? तो क्या उसको डिफ्लेशन बोला जाता है, क्या हाइपर इन्फ्लेशन बोला जाता है, क्या डिफ्लेशन बोला जाता है? 2 बार डिफ्लेशन आ गया बाय द वे, क्या स्टैगफ्लेशन बोला जाता है, राइट। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, राइट? द करेक्ट आंसर, जस्ट अ सेक, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए या सी, दोनों एक ही बात है, डिफ्लेशन, राइट। जस्ट एक मिनट, एक सेकेंड, यस यस, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, और यू कैन सी ऑप्शन डी ऑल्सो। यहाँ पर डिफ्लेशन ना करके आप डिसइन्फ्लेशन लिख लो तो ज़्यादा करेक्ट है, राइट। बट स्टिल द करेक्ट आंसर इज डिफ्लेशन ओनली। डिफ्लेशन वो वाला प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होती हैं आपकी चीज़ें, मैंने एग्जांपल बताया ना, 100 रुपये से अगर 80 पे हो जाए तो उसको बोलोगे आप क्या? डिफ्लेशन। बाय द वे व्हाट इज डिसइन्फ्लेशन? चलो इन दोनों को एक बार एग्जाम्पल समझते हैं कि बहुत कन्फ्यूजन रहती है इनमें बच्चों को। ओके, एक है आपका डिफ्लेशन, एक है आपका डिसइन्फ्लेशन। ओके, व्हेन इट कम्स टू डिफ्लेशन, ये तो है कि जब मैंने बताया ना 100 रुपये वाली चीज़ 80 में हो जाए, तो ये तो बिल्कुल नेगेटिव ही हो गया एकदम से, बिल्कुल जीरो से भी नीचे जा रही है इसकी इन्फ्लेशन वाली जो रेट है, नेगेटिव इन्फ्लेशन बोल सकते हो इसको। बट डिसइन्फ्लेशन के अंदर क्या होगा, मान लो एक प्रोडक्ट 100 रुपये का है, वो अगले साल हो गया 120 रुपये का,
तो कितने परसेंट इन्फ्लेशन होगी? 20%। बट लेट्स से कि नेक्स्ट ईयर वो 120 की जगह हो जाए 110 रुपये का, तो अगर आप इसी से कंपेयर करेंगे तब कितनी परसेंट का इन्फ्लेशन है? 10%। तो जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो डिक्रीज हुआ है, बट ऐसा चीजें अभी भी महंगी है, इन्फ्लेशन तो एग्जिस्ट कर रही है बट रेट ऑफ इन्फ्लेशन डिक्रीज हो गया। इसको बोला जाता है क्या? डिसइन्फ्लेशन। दिस इज डिसइन्फ्लेशन, राइट। तो आज के बाद आप डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है? ऑल राइट, नेक्स्ट question is about high inflation levels in the economy leads to dash in the supply of money. Very easy question. जब इन्फ्लेशन लेवल बहुत हाई हो जाए इसका मतलब क्या होगा? चीज़ें बहुत महंगी हो गई है। मतलब क्यों हो रही है महंगी? क्योंकि लोगों के हाथ में मनी सप्लाई क्या हो गया? इंक्रीज हो गया ना, तभी हो रहा है ये। लोगों के हाथ में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा हो चुका है, राइट। तो इन द क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीज इन द मनी, नॉट डिक्रीज, नो चेंज, नन ऑफ द अबव। द आंसर इज इंक्रीज। बहुत ज़्यादा पैसा लोगों के हाथ में आ गया, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया, दैट हैज इनफैक्ट दैट इज लीड टू हाई इन्फ्लेशन लेवल। ओके, आंसर इज ए। नेक्स्ट, अ गवर्नमेंट रिजॉर्ट्स टू डैश टू रिड्यूस इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो गवर्नमेंट कौन सा स्टेप चूज करेगी या कौन से प्रोसेस को ऑप्ट करेगी, कौन सा ऑप्शन चूज करेगी सो दैट इन्फ्लेशन कैन कम डाउन? ऑप्शन है आपके: ए, कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ऑप्शन बी, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ऑप्शन सी, रिडक्शन इन रेपो रेट, या ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। ओके, इन्फ्लेशन क्या कर रही है? डिक्रीज करनी है। ओके, तो अगर गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा दे, पहली बात, पहले इस ऑप्शन को देखते हैं। अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे तो उससे क्या होगा? उससे डेफिनेटली क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा। इनफैक्ट उससे तो मनी सप्लाई और बढ़ने लग जाएगा और इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगी। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, राइट। ओके, देन कम्स कि अगर रेपो रेट को डिक्रीज कर दे, राइट, रेपो रेट को डिक्रीज करें, उसमें क्या होगा? जो बैंक है आगे, आरबीआई अगर रेपो रेट को डिक्रीज कर दे सो उससे क्या होगा? आगे जो बैंक है उनको जो आरबीआई से सस्ते लोन मिल रहे होंगे, रेपो रेट कम हो गया, आरबीआई से सस्ते लोन मिल रहे हैं उनको, और वहीं वाले पैसा फिर वो आगे लोन की फॉर्म में घुमाएंगे और वो भी सस्ते लोन ही देंगे, राइट। तो आगे लोग ज़्यादा लोन लेंगे, तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे मतलब मनी सप्लाई विल इंक्रीज, तो इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। तो डेफिनेटली ये भी नहीं होगा। बाय द वे, रेपो रेट वाला अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये मनी सप्लाई टॉपिक का पार्ट है, उससे मैंने वैसे ही काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, आप वो वीडियोस देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी एंड हाउ डज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टूल्स वर्क। वहाँ रेपो रेट को भी अच्छे से मैंने समझाया हुआ है पूरे एग्जाम्पल के साथ। यू कैन डेफिनेटली चेक दोज वीडियोज आउट, राइट, इफ यू वॉन्ट टू गेट मोर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस टॉपिक। ओके, नाउ कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कट होएंगी तो लोगों के हाथ में कम पैसा आएगा, थोड़ा कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी बोलते हैं इसको। तो उससे क्या होगा? स्पेंडिंग कम होएगी, लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, इन्फ्लेशन विल टेंड टू कम डाउन, डिमांड डिक्रीज होएगी, राइट। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, राइट, कट्स इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल टेंड टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन। ओके, नेक्स्ट, सी आंसर इज ए। When the price levels of goods and services are falling continuously, this phenomena is called what? Right? जब प्राइस लेवल कंटिन्यूसली गिरे जा रहे, राइट, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्या ये प्रोसेस डिफ्लेशन होता है? क्या ये स्टैगफ्लेशन है? क्या इन्फ्लेशन है? क्या नन ऑफ द अबव, राइट। तो अगर मैं इन्फ्लेशन की बात करूँ तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसके अंदर क्या होगा? प्राइस लेवल कंटिन्यूसली राइज करता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, राइट। स्टैगफ्लेशन इसके अंदर यस इट कैन बी, क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्टैग्नेंट इकोनॉमी, रुकी हुई इकोनॉमी है, प्लस हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन भी हाई है, दोनों चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर, राइट। व्हेन एंड देन डिफ्लेशन, डिफ्लेशन के अंदर क्या होता है? बेसिकली प्राइस लेवल विल कंटिन्यूसली टेंड टू फॉल डाउन, राइट। डिफ्लेशन के अंदर बेसिकली आपका प्राइस लेवल विल कंटिन्यूसली फॉल डाउन, अभी हमने देखा, राइट, गिरता चला जाता है। तो स्टैगफ्लेशन भी नहीं होगा, द करेक्ट आंसर विल बी deflation, right? Correct answer of this question will be deflation. Okay, see answer is A. Next, if too much money is chasing too few goods, the resulting inflation is what? सिंपल सी बात है, बहुत ही कॉमन फ्रेज है ये और बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये बाय द वे। टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, इसका मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई लिमिटेड है। इसको आप ऐसे समझा करें कि गुड्स आर फ्यू मतलब सप्लाई लिमिटेड है, बट टू मच मनी मतलब डिमांड बहुत हाई है उस चीज़ की। तो ऐसे केस में क्या होता है? बेसिकली इट कैन विल इट लीड टू स्टैगफ्लेशन? नो। कॉस्ट पुश? नो। डिमांड पुल? यस।
The correct answer to this question will be demand pull inflation, because supply is limited but demand is high, so it will lead to what? It will lead to demand pull inflation. So correct answer to this question will be demand pull inflation, right? The correct answer is option C. Okay, so this has bring us to the last question of the day. This is the last question. The main causes of inflation in India are: option A, the inadequate rise in industrial production, option B, erratic agriculture growth, option C, deficit financing, या option D, all of the above. Okay, so let us see. इन्फ्लेशन के राइजेस, इनएडिक्वेट राइज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, येस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर बहुत डिफेक्ट्स हैं. प्रॉपरली जैसे होना चाहिए था वैसे बिल्कुल भी नहीं हो पाया. इनफैक्ट मिसिंग मिडल बोला जाता है. हमारे यहाँ पे प्राइमरी से सीधा सेकेंड जो अपना टर्शरी सेक्टर उस पर जंप हुआ है. इसी वजह से आज की डेट में इतनी सारी स्कीम्स आ रही है, मेक इन इंडिया, राइट, स्टैंड अप इंडिया, बहुत कुछ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत काम करा जा रहा है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ लैग बिहाइंड इट. ओके, इरेटिक एग्रीकल्चर ग्रोथ, येस डेफिनेटली एग्रीकल्चर में भी बहुत इश्यूज़ है हमारे यहाँ पे. टेक्नोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, राइट, हम बहुत पढ़ते हैं इसके बारे में. मॉनसून पे डिपेंड है अभी ज़्यादा, अभी भी बहुत सारा जो एरिया है अपना एग्रीकल्चर का वो रेन फेड है, राइट. आपके इरीगेशन के इश्यूज़ हैं, काफ़ी कुछ, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ लैग एंड डेफिसिट फाइनेंसिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इशू. So the correct answer to this question is option D. That is, all of the above are the main causes of inflation in India. All right. So this has bring us to the end of this video. But just before ending, I have a very good information for you. कि that if you are still looking, अगर आप चाहते हैं कि आप आपके जो एग्ज़ाम है RBI ग्रेड बी का, उसके प्रिपरेशन के लिए आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल हो जहाँ पर आपको एक ही जगह पर सब कुछ मिल जाए, आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए, और वो भी बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी फैकल्टी के बनाए हुए लेक्चर्स मिल जाए आपको, राइट, एक डेडिकेटेड मेंटरशिप मिल जाए आपको, राइट. एंड वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि ये सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाए, एट दैट टू एट एन अफोर्डेबल प्राइस. So my dear friends, I have a wonderful option for you, which I will be showing to you in just a few seconds. So just a sec, okay, which is this. अबीपीडिया ने RBI ग्रेड बी 2024 के लिए कंप्लीट कोर्स लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर फेज़ 1 प्लस फेज़ 2 प्लस इनफैक्ट आपका इंटरव्यू भी, ईच एंड एवरी थिंग दैट यू वांट फॉर योर प्रिपरेशन इज इंक्लूडेड अंडर हियर. कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वन स्टॉप सोल्यूशन है, सब कुछ एक ही जगह प्रोवाइडेड है, एंड दैट टू फ्रॉम अ वेरी रिलायबल सोर्स. प्रीवियस ईयर पेपर्स प्लस सिलेबस को स्टडी करके अच्छे से इन कंटेंट को प्रिपेयर किया गया है, एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट माई फैकल्टी एज वेल, जिन्होंने पूरी हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ इन लेक्चर्स को प्रिपेयर किया. So it is a must recommended course if you are looking for one. So and the registration link for this course is provided in the description box. साथ में एक सपोर्ट नंबर ही प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी है सपोर्ट नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके इस कोर्स को ज्वाइन भी कर सकते हैं, राइट. सो विद दिस आई विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड अल्टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू.